चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और पेशकश गुजरात हिमाचल चुनाव परिणाम से जुड़ी और तमाम बारीकियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार मैं विजय रूपानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री वो मीडिया से मिले हैं और उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है रिजल्ट के बाद। हालांकि विजय रूपानी सुबह के वक्त जब उनका एक स्टेटमेंट था तो बड़ा ही निराशाजनक था, क्योंकि विजय रूपानी उस वक्त पिछड़ रहे थे। अभी लेकिन बड़े प्रफुल्लित और उत्साहित नजर आ रहे हैं विजय रूपानी, जरा सुनिए। आने वाले 5 साल भी हम लोग विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मिलजुल कर सभी लोगों ने काम किया। इन लाखों कार्यकर्ताओं का भी परिश्रम को भी नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन उन्होंने भी जिस तरीके से इस चुनाव को उठाया उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास देता हूं कि अगले 5 साल विकास को और तेजी से। तो चले, विजय रूपानी जी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उन्हीं की जीत का सबसे बड़ा कारण वो ही बता रहे हैं। और जैसा कि हम सुनते आए हैं, हर राजनीतिक दल की एक पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है और कार्यकर्ता वास्तव में उन्हें धन्यवाद दिया भी जाना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। वर्तमान में तो कार्यकर्ता जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन धन्यवाद ही मिलता, उसके बाद में कार्यकर्ता जानते हैं कि आगे क्या मिलता है उन्हें। हमारे साथ पैनल में इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री बीडी कल्ला साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा के सीनियर लीडर और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है। कल्ला साहब, आप एक बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति का, बहुत नजदीक से आपने राजनीति को देखा है। इस परिणाम को लेकर के क्या माना जाए गुजरात और हिमाचल को लेकर? देखिए, गुजरात के और हिमाचल के जो चुनाव आए हैं, चुनाव नतीजे, उससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छी फाइट दी है। आज 80 सीटों के ऊपर कांग्रेस लीड कर रही है। वहां 99 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लीड कर रही है, बढ़त ले रही है। इन्होंने अपना लक्ष्य रखा था 150, बल्कि अमित शाह जी ने ये कहा था कि हम 150 से कम सीटें आएंगी तो जश्न नहीं मनाएंगे। तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से पीछे हुए हैं। और वहां पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार इन्होंने किया था, इसको मैं कह सकता हूं बिलो स्टैंडर्ड चुनाव प्रचार था। गुजरात की अस्मिता का सवाल है। गुजरात में हमारा मुख्यमंत्री, हमारे विधायक और हमारा हाईकमान परामर्श करके बनाता है। उसकी जगह उन्होंने कहा कि अहमद पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए आप सावधान रहना। फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और अन्य जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष वगैरह थे, उन्होंने भारत पाक संबंधों के बारे में बातचीत की थी। सभी के स्टेटमेंट आए, उसमें गुजरात चुनाव के बारे में कोई बात नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री स्तर से लेकर तमाम पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां बैठा हुआ था। 8 मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए थे। वो इस बात का प्रचार कर रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने वहां पर गुजरात में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राजनीति कैसे होगी, गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इनके बारे में सलाह की। जबकि उसके बारे में मनमोहन सिंह जी का खंडन आ गया, पूर्व सेनाध्यक्ष का खंडन आ गया। इस तरह की बातें फैलाकर वहां काम किया। हकीकत यह है कि केंद्रीय सरकार ने जो वायदे किए थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसमें वो खोखले साबित हुए। हरेक के खाते में हम 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, उसमें वो खोखले साबित हुए। और इसके अलावा जो गुजरात में मैं स्वयं गया था, मैंने देखा कि वहां पर शिक्षा इतनी महंगी है कि एक साधारण प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, उसको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक फीस 1 वर्ष में देनी पड़ती है। चिकित्सा व्यवस्था ऐसी है कि वो सबसे महंगी है। किसी भी प्रांत में चले जाओ आप, महाराष्ट्र में और गुजरात में, इनकी सरकारों ने चिकित्सा को और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी जो है अपना इलाज नहीं कर सकता, आम आदमी अपने बच्चों को बढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूलें निरंतर बंद की जा रही है। किसानों को कहा गया था कि आपकी आय दुगनी करेंगे, उसकी आय दुगनी नहीं हुई। किसान आज कल्ला साहब, ये बात सही है कि सीटें कम हुई है, लेकिन बीजेपी खुश है कि हम 6ठी बार विजय वहां पे दर्ज कराई है, हमने हासिल की है, सरकार बनाई है। हिमाचल से कांग्रेस से लिया है, यानी कि 14 राज्यों के अंदर अब बीजेपी की सरकार, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार बीजेपी के सहयोग से बनी है। 19 राज्यों में कांग्रेस को बाहर करके बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। कुछ राज्यों की बात करें, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसमें बीजेपी ने
अपने कदम बढ़ाए हैं, तो यहाँ ये मान सकते हैं कि बीजेपी संतुष्ट है परिणाम से। कांग्रेस प्लस में रही है, 61 से आप 80 पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है 19 सीट की आपको बढ़त मिली है, तो संतुष्टि कही जा सकती है कांग्रेस के लिए भी यहाँ पे। देखिए, हम लोग भी संतुष्ट नहीं है, हमको और अच्छे रिजल्ट्स के बारे में उम्मीद थी, किंतु हमारे संगठन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। इनका संगठन काडर बेस्ड है, हमारा संगठन मास बेस्ड है। इसके अलावा वहां पर जिस तरीके से जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर नाराजगी थी, उस नाराजगी को भुनाने में हम कहीं न कहीं एक तरीके से ये कहना चाहिए हमारी कोताही रही है। और दूसरी ओर इन लोगों ने फिर वही जैसा मैंने आपको बताया कि ध्रुवीकरण जो हो उसके बारे में प्रांतीयता को फैलाकर, भाषावाद को फैलाकर, और जहां पाटीदार थे वहां पाटीदार के पक्ष में, जहां पाटीदार नहीं थे उनके खिलाफ के पाटीदारों को आरक्षण मिल जाएगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करके उन्होंने बहुत ही ध्रुवीकरण का काम किया और उसका लाभ उसको मिला और हमको नुकसान हुआ। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। ओम सैनी साहब हमारे साथ में है। ओम जी, क्या माना जा सकता है कि देखिए चुनाव एक रण है और इस रण में जो आपके पास में साजबाज जैसे भी हैं उनको सबको काम लेना होगा। हिंदुस्तान की राजनीति में ये तो कोई संदेह नहीं है कि जो मतदाता है उसे बहुत बड़ी उम्मीदें भी नहीं है, वो बस एक मुझे लगता है कि औपचारिकता पर रह गया चुनाव कि हमें वोट कास्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे जो सूरत, जहां पे जीएसटी का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ विरोध का, जहां सबसे बड़ी रैली देश की हुई, वहां 16 में से 15 सीट बीजेपी गेन करती है, तो मुझे लगता है कि विरोध ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। देखिए, इसकी अगर सूरत ही नहीं, बड़ौदा और अहमदाबाद भी ले लीजिए आप, वहां भी यही सिलसिला था और जिस तरीके से जीएसटी के खिलाफ आंदोलन हुआ और हार्दिक ने बहुत बड़ी वहां पर एक रैली भी की, वो सही है। वो खुद ही परेशान है इस बात से कि ये कैसे हुआ कि इतनी कोशिशों के बावजूद वहां पर एक सीट नहीं मिली। तो इसे लगता है कि कुछ कमिटमेंट हैं, उन कमिटमेंट के साथ में लोग अपना वोट देते हैं। और ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो बदला हुआ स्वरूप है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैदा हुई थी सन 1980 में, वो एक स्वरूप था जिसमें कि मेरा ख्याल है कि अटल जी ने इस बात की घोषणा की थी कि भारतीय राजनीति का जो स्वरूप मटमेला हो गया है उसमें साफ सुथरी राजनीति मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में बीजेपी को तैयार किया था। लेकिन कालांतर में ये जो सत्ता की राजनीति है जिसमें कि आपको चुनाव लड़ने पड़ते हैं और चुनाव के अंदर आपको कई सारी रणनीतियां अपनानी पड़ती है, उसमें चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल गया। और बदलने के साथ में वो लोग जो इसके प्रबल अनुयायी थे वो कहीं बिखर गए और अब एक नई तरह की राजनीति देखने को मिली जो मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में हो रही है और उसका अपना असर है और उसका अपना गेन है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि साहब पूरा एक बड़ा हिस्सा जो उत्तरी भारत का है वो सैफरॉन हो गया, बिल्कुल भगवा रंग में रंग गया। लेकिन जिस आचरण की अपेक्षा कर रही थी भारत की जनता, जिससे बेहद खफा थे भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता, और मुझे याद पड़ रहा है 1980 में जब अब्दुल करीम छागला सदारत कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि अब भारत की राजनीति में मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में बीजेपी का जन्म हुआ है जो कांग्रेस का विकल्प होगी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अभी जो हो रहा है सब कुछ वहां पर गुजरात में जो हुआ उसमें तो ये देखिए रणनीति में जब युद्ध में सब कुछ, जब चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आप कुछ भी कीजिए, तो ऐसी स्थिति में मॉरलिटी नाम की कोई चीज का सिलसिला बनता नहीं है। और इसी को एक लेकिन मेरा छोटा सा सवाल यह है कि पाटीदार आंदोलन बीजेपी घिरती जा रही थी और जीएसटी का विरोध, पाटीदार जो सौराष्ट्र कच्छ और उत्तर गुजरात में और ये कहें कि सूरत के आसपास जो उनका एक बड़ा वर्चस्व है, 17% पाटीदार वहां पे है, उनका एक विरोध नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बीजेपी का एक अपना पैतृक माफ करेगा एक जो पैक्ट वोट बैंक है वो हमसे खिसक रहा है। दूसरा, जीएसटी को लेकर के व्यापारी काफी नाराज है। नोटबंदी का जो दंश वहां के लोग कह रहे थे कि उसका एक बड़ा विरोध, लेकिन उसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी जीतने में कामयाब होते हैं, ये बात सही है कि सीटें मिलकर के वो सरकार बना लेंगे। वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है पहले की मतलब अगर हम देखें, या 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन को हम देखें कि जिस वक्त कितना करिश्मा नरेंद्र मोदी का था, वो करिश्मा तो नहीं कह सकते लेकिन जीत के हीरो जरूर कहे जा सकते हैं। दीदी नहीं, मैं समझता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जिस शक्ल के साथ में स्थापित होता है सन 52 से लेकर अब तक, प्रधानमंत्री उस तरह की शक्ल के साथ में उपस्थित नहीं हो रहे। और अभी भी जो उनका अधर्मियों का जो उनकी एक ट्वीट आई है, बड़ा खतरनाक ट्वीट है वो,
अधर्मियों की विजय या पराजय जो कुछ बोल रहे हैं वो ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होती। यहाँ बड़ा सुसंस्कृत तरीके से देखिए धूमल साहब पराजित हुए हैं, लेकिन उनका जो बयान वो कमाल का है, इतना 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 नैतिकता से भरा हुआ है कि उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। उनका कहना ना पार्टी की जीत मेरी जीत है, एक मेरी पराजय से पार्टी की कोई पराजय नहीं होती। देखेंगे इसके बारे में। मदन जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी और कल्ला साहब दो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने गुजरात चुनाव को देखा है, गुजरात चुनाव कैंपेन से जुड़े रहे हैं। ये जीत को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एक युवा समीक्षकों को एक ऐसी उम्मीद थी कि अब शायद ज्यादा सीट गेन करेगी, 2016 से आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान इस चुनाव में बीजेपी को हुआ है क्योंकि सीटें कम आई हैं और पहले के मर्तबा अगर परसेंटेज देखें तो वो भी डाउन हुआ है। 2019 के लिए बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यह देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटेज हमारा बढ़ा है। ये आंकड़े आ गए सामने, लगभग 2.25% हमारा परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। नहीं, जो पिछले 2012 के चुनाव की तुलना में भी बढ़ा है। कांग्रेस का भी बढ़ा है, 1 पॉइंट समथिंग कांग्रेस का भी बढ़ा है और हमारा भी बढ़ा है। इनका तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये आंकड़े आ गए हैं, उसका विश्लेषण हो गया। 2014 की मैंने जिक्र किया, 2014 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़कर के मोदी साहब गए थे तो 60% वोट नरेंद्र मोदी नहीं 49%। 49 थे। खैर कोई बात नहीं, ये परसेंटेज की बात में अपन कर लेंगे, आप आंकलन कर लेना उसका। नहीं, 60% वोट मिले थे 2014 में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कल्ला साहब बहुत वरिष्ठ हैं, पहले नेता अपने प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे। अब उन्होंने जो बात कही, मैं सोचता हूं कि उनका जवाब देना ठीक रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बहुत वरिष्ठतम नेता, और मैं तो उनको अग्रज मानता हूं, मेरे बड़े भाई मानता हूं। मैं उनसे कुछ सीखने की हमेशा तमन्ना भी रखता हूं। आश्चर्य इस बात का है कि जब गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और आपके नेता पाकिस्तान के लोगों को, जो हमारा दुश्मन देश है, उनके लोगों को बुला करके चर्चा कर रहा है, क्या जरूरी था इस समय? क्या ऐसा ये समय ठीक था क्या? उपयुक्त समय था क्या? ये नहीं करना चाहिए था। किसी भी जवाबदार जो लीडर है या पार्टी है, उस पार्टी के नेता को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था जो उन्होंने उठाया। आपका एक वरिष्ठ नेता किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करता है। फिर तीसरी बात मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं, आप देखिए कैसे बैसाखी के सारे आप जिंदा जी रहे थे। 3 बच्चों को ले लिया जो आपस में विरोधी हैं, जिनकी एक मानसिकता नहीं है, एक नीति नहीं है, अलग अलग मानसिकता के लोगों को लेकर के उस बैसाखी के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते थे। अरे आप इन तीनों का यदि 20 सीटें भी इन तीनों की जोड़ दो तो आप तो बहुत घाटे में हो, बहुत पिछड़ गए आप। कहां आपने आपकी परफॉर्मेंस ठीक मान रहे हो आप? पता नहीं ये संतोष किस प्रकार से इनको है। ये इसके अलावा संतोष नहीं जता रहे, ये संतुष्ट नहीं। चलो संतोष मत जताओ, तो भी आपने किया क्या है? कहां आपकी परफॉर्मेंस है? फिर मैं तो इस बात से खुश हूं कि इनका नेता मंदिर जाने लगा, धोख लगाने लगा, जनेऊ पहनने लगा। मंदिर क्या होता है, शिव जी क्या होता है, नहीं वो ठीक बात है। अच्छी नेहरू जी से इनका कोई, एक मिनट, हमारी एक परंपरा है साहब, कल्ला साहब, कि हम जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलता हूं तो आप नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही है कि आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, जब मैं बोलूं तो आप सुनिए। आपको मौका तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, और वैसे ही आपको ज्यादा समय मिलेगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति है, क्योंकि बड़े नेता हो तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं आपके सामने। मैं एक बात बताऊं आपसे, देखिए ये इस प्रकार की जातिगत एक जिसको जहर घोलने का जो काम किया, आपस में जातियों को लड़ाने का जो काम किया, ये कभी भी कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। उसका नुकसान हमको हुआ है, हम सीटें जरूर कम लाए, ये मैं मानता हूं। मेरा सवाल है कि ये लगातार कांग्रेस बीजेपी ये बात कर रही है कि जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की, जातियों को लड़ाया गया। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप ही पैनल में बैठे, मोदी साहब का जब बयान था तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता था, उनसे पूछ भी नहीं सकता था, अमित शाह साहब तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जातिवाद का जहर कैसे घोला, जातियों को लड़ाया कैसे इस पूरे चुनाव में, हम देखें, क्योंकि ये बात लगातार उठ करके आ रही थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से पाटीदार आंदोलन की बात की गई और कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पाटीदारों को आरक्षण देने का आश्वासन दिया, किस आधार पर दिया भाई? आप राजस्थान में बैठे हो, राजस्थान में तो आप गुर्जरों को दे ही नहीं पा रहे हो। राजस्थान जब आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है सामने, फिर आपने कैसे जनता को धोखा देने का काम कर दिया? कैसे आपने कह दिया कि हम आपको आरक्षण दे देंगे? कपिल सिब्बल जैसा आपका बहुत अच्छा महाधिवक्ता, अधिवक्ता, और वो इसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है, ये तो मेरे समझ में आया नहीं।
क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो, क्यों जनता को ऐसा मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तीसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, जातिवादी संघर्ष की बात आप करें तो जातिवाद को किसने प्रश्रय दिया, क्यों ये पाटीदार आंदोलन को महत्व दिया। आज मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ ही रहते थे होटलों में, वो कहते थे कि आप चाहे राहुल गांधी की सभा में जाओ कि नहीं जाओ, हार्दिक पटेल की आंदोलन को सफल करो, हार्दिक पटेल की रैली बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, तो बीजेपी वाले डीमोरलाइज हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अरे क्या मतलब है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का काम है? और किसके सहारे आप जी रहे हो? क्या कांग्रेस का अपना खुद का वजूद नहीं है? मैं एक मिनट कल्ला साहब, मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस का खुद का अपना कोई आधार नहीं है। जो इन बच्चों के भरोसे आप वहां साइकिल पे बैठ जाते हो उत्तर प्रदेश में, अरे वो उन दोनों बच्चों को ले लिया और उनके साथ में जाकर के, और क्या कांग्रेस अपना देखिए बहुत पुरानी 130-32 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी को भी और अपना खुद का भी कोई आधार रखना चाहिए। मैं तो खुश हूं कल्ला जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, हम लोकतंत्र के हामी हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष रहे लेकिन राष्ट्रवादी विपक्ष रहे, अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त नहीं रहे, अराष्ट्रीय लोगों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ में बैठ के चर्चा नहीं करे। शब्दावली एक आदर्श शब्दावली होनी चाहिए, उसको घटिया शब्दावली के रूप में। मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पे, एक पाकिस्तान के लोगों की बात जो लगातार इस पूरे चुनाव कैंपेन में रही, मैं एक बात जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी साहब को इंतजार कांग्रेस के कदम का रहा पूरे चुनाव के अंदर, उन्हें विकास के मुद्दे पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहा उनको, चाहे तो नीच शब्द की बात हो जो मणिशंकर अय्यर को कहा, मणिशंकर अय्यर जी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के लिए मुझे लगता है वो हमेशा के लिए ठीक भी रहेगा। पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, सवाल ऐसे ऐसे कर रहे थे आप लोग, हाफिज सईद की रिहाई पे तालियां बजा रही है कांग्रेस, किसने देखा था? मंदिर पॉलिटिक्स की बात की गई, कुछ इस तरह के राम मंदिर के खिलाफ है राहुल गांधी, बताइए। ये मुझे लगता है कि पब्लिक शायद विकास की बातें सुनना चाह रही होंगी, ऐसी बातों की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? और देखिए अपने कार्यकाल में जो स्थितियां रही होंगी, कैसे रहे, कौन से स्कैम आए, वो एक अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह जिस बात का खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये राष्ट्रवाद की कोई डेफिनेशन अलग होगी। अब अगर वही बात अगर पूरा चुनाव इसी में होगा कि जब यहां पे फायरिंग हो रही है और नरेंद्र मोदी साहब जाकर के और वहां पे कराची में साड़ी सॉल और मिठाइयां दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि देश की राजनीति को हम एक अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं। जिन लोगों ने खाना खाया उन सब लोगों ने कहा कि ये कोई बात ही नहीं है ये, और वहां पे बैठ करके कि पाकिस्तान के साथ में रणनीति बनाएंगे कि अहमद पटेल को बनाने के लिए पाकिस्तान का दखल होगा, ये बर्दाश्त कर सकता है का मतदाता? अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए नरेंद्र भाई के जो भी भाषण रहे उसमें सुजलाम सुफलाम नंबर 1 था कि सुजलाम सुफलाम किस प्रकार से हमने नहरों का जाल बिछा दिया, किस प्रकार से किसान 3-3 फसलें ले रहा है साल में, ये वहां के किसानों को लाभ मिला, ये बात हमारे मुद्दा था। फिर सरदार सरोवर डैम को हमने ऊंचा उठाने की मांग की थी, नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सरदार सरोवर डैम को 65 फुट ऊंचा उठाने की उन्होंने मांग की थी और मनमोहन सिंह जी लेकर के बैठे रहे, कभी भी घोषणा नहीं की। उसके बाद नरेंद्र भाई जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की, ये हमारा मुद्दा था, हमने सड़कों का जाल बिछाया, ये मुद्दा हमारा था, हमने औद्योगिकरण गुजरात में किया, ये मुद्दा हमारा था, शिक्षा का हमने प्रचुर प्रसार या विश्वविद्यालय स्थापित किए, ये हमारा मुद्दा था। कभी यहाँ कला साहब ने कहा, मैं वो बताना चाहूंगा, मैं 1 मिनट आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि भाई ये ऐसी बात क्यों कही, मैं एक बात बताऊं आपको, विजुअल आपने भी देखा होगा, मैंने भी टीवी पर विजुअल देखा जिसमें यह कहा कांग्रेस के नेताओं ने कि यदि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कभी भी नहीं सुधर सकते। अरे बड़ी शर्मनाक बात है, आप नरेंद्र मोदी को क्या हटाना चाहते हो? ये किसने कहा? ये कहा, अरे अय्यर ने कहा, ये अय्यर ने कहा, और वो मतलब पाकिस्तान के नेता, ये नो कल्ला साहब, कभी भी मैं गैर जवाबदारी की बात नहीं करूंगा, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं कब सच्ची बात नहीं करूंगा। विजुअल हमने टीवी पर देखा। अय्यर तो आपके लिए बहुत ही मुझे लगता है कि नेता इनका है। नहीं मेरी बात तो सुनिए, एक बात, अय्यर करोगे श्याम जी, अय्यर तो आपके लिए एंटीबायोटिक साबित हो रहे थे। चाय की चर्चा कैसे कर देगा अगर अय्यर इसी में चाय पीने के लिए नहीं बुलाते? मैं एक बात बताऊं साहब, यदि ये चलिए मैं एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी इस वक्त जीत के बाद पहली बार वो संबोधित कर रहे हैं देश को, और एक बार जरा सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के विजय के उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ के द्वारा हम सबके नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करें। जोरदार एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब स्वागत करेंगे।
पार्टी के वरिष्ठ संसदीय बोर्ड के नेताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आज जो गुजरात और हिमाचल में पार्टी को एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, सभी संसदीय बोर्ड के हमारे वरिष्ठ नेतागण से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण के द्वारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जो एक पार्टी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सभी पार्टी के वरिष्ठ हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ जी, माननीय सुषमा जी, माननीय अरुण जेटली जी, माननीय अनंत कुमार जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय रामलाल जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। भारत माता के मित्रों, आज पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष और गौरव का अवसर है कि 2014 के बाद जो लोकसभा के चुनाव के बाद विभिन्न जो जोश और उत्साह है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता के, भारत माता के। हम सबके बीच में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को मैं तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली से सीधी हम आप तक पहुंचा रहे थे। नरेंद्र मोदी अभी प्रफुल्लित मुद्रा में काफी नजर आ रहे हैं और जैसे ही वो संबोधित करेंगे हम आप तक वापस पहुंचाएंगे। एक बार वापस पैनल पे आना चाहेंगे। श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि क्या इस तरह के आंकड़े को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों संतुष्ट है? बड़ी रोचक बात है ये तो। कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हम 80 सीट पर पहुंच गए हैं, और बीजेपी कह रही है कि छठी बार जीत दर्ज कराना लगातार ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है मोदी का। देखिए योगेंद्र जी, आज का चुनाव का एनालिसिस करें तो पहली बार 5,11,000 नोटा पड़ा है, जो कि बहुत ही दोनों पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि हर सीट पर करीब 2500 नोटा पड़े हैं। तो आपके इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जीते हैं वो 2700 से जीते हैं, तो इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं समझना चाहिए दोनों पार्टी को। 12,000 की स्थिति 12,000 से जीते हैं। कौन? डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूँ, 12,000 डिप्टी सीएम 12,000 से 2700 से जीते। नितिन पटेल चले अभी ये लेकिन नोटा के 5,11,000 नोटा पड़ना, इस शासन में दोनों को नकारना, मतदाता किस तरह की स्थिति में आ गया है, तो आप दोनों को चिंता का विषय नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा वो कह रहे हैं कि 8% वोट हमारे बढ़े हैं, लेकिन आपकी सीटें घटी है, वो नहीं मान रहे कि सीटें तो नहीं घटी तो है, लेकिन हम 8% वोट ज्यादा ले पाए हैं। और अब ये स्थिति कह रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी 2012 में आपने 117 जीती थी, अब तो आप 99 पे रह गए। तो शासन का जो टिकाऊ मुख्यमंत्री आप नरेंद्र मोदी के बाद नहीं दे पाए गुजरात को, उसका परिणाम आपने भोगा। पहले आनंदी बहन को बनाया, वो नहीं चल पाई तो विजय रूपाणी को लिया है। रूपाणी को कहा कि ये भी चलाऊ नहीं है, आप फिर करो रूपाणी को लाएंगे, तो बाद में किसको लाओगे स्थायी मुख्यमंत्री, ये तो बता दो मदन जी, क्योंकि स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। अगर गुजरात में ये स्थिति है तो भारत के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति? एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जा रही है, ये बात सही है कि हिमाचल से भी सरकार चली गई है कांग्रेस की। देखिए गुजरात में तो अपन मान सकते हैं कि एक लंबे समय से चल रही थी, नरेंद्र मोदी वहीं के निकले हुए हैं, लंबी पारी उन्होंने वहां पे 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में खेली है, 22 साल से वहां शासन में बीजेपी है। एक अटैचमेंट जो होता है कि क्योंकि आज का मतदाता बहुत सारी चीजें ये भी देखता है कि देखिए सरकार किसी की भी आए, सरकार तो ऐसी चलनी है, लेकिन अगर हमारे प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बना और वो अपील कर रहा था, मुझे लगता है उसका काफी इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, एक उसका असरदार होता है। तो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही जा रही थी, हिमाचल बेशक चला जाए, सीट जो बढ़ रही है कांग्रेस की गुजरात में, तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। देखिए कांग्रेस मुक्त भारत कहाँ बढ़ रही है? अब गुजरात प्रतिपक्ष भी होना मतलब ये नहीं कि आपने शासन आपने ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष
अगर मजबूती के साथ में, तो आप ये नहीं कहोगे कांग्रेस मुक्त हो गया, वहां तो उनका अस्तित्व बढ़ा है, घटा नहीं है। तो आप अब बार बार देखिए, जो लाल गुजरात का था वो जाकर के देश का लाल बन गया और फिर जाके गुजरात में जाके कहने लगा कि मैं तो यहीं का लाल हूं, मेरी लाज बचा लो, नहीं तो मेरी संकट पूरे देश में खड़ा हो जाएगा मेरे लिए। तो इस तरह की स्थिति, नीचे तक गिर जाना, वहां तक कहना कि पूरे भारत को छोड़ करके लाल वहीं बस गया जाकर। मैं एक बात कहना चाहूंगा श्याम जी यहाँ पे। देखिए, चुनाव है ये, चुनाव में साम दाम दंड भेद हमारे यहाँ पहले से कहा जाता है। जैसे समझ हमने शुरू की तभी से कहा जाता है कि चुनाव है ये। तो हमने बहुत गांव में देखे, सरपंच के चुनाव में ट्रक खड़ा रहता था, उसमें से लोग लड्डू ले लेकर के जाते थे और ड्रिंक्स की भी बातें होती थी। तो पूछते थे कि ऐसा सब क्यों होता है, कि देखिए ये तो जीत के लिए साम दाम दंड भेद है। तो मैं इसे गिरना तो नहीं मान सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ चेहरा था। गुजरात का चुनाव थोड़ा डिफरेंट था, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ये इलेक्शन था। और दोनों की बातें ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर रह करके एक बार सरकार बनवाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का भी जो व्यक्तित्व जो निखर करके आया सामने, उसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी ने अपने आप को स्टेब्लिश किया है कि वास्तव में अब राहुल गांधी में वो क्वालिटी है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। नहीं, बन गए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बन क्या सकते? नहीं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान की मैं बात कर रहा हूं। उस दौरान देखिए, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी को बुनाया और ये कहलाने का प्रयास किया कि गुजरात चुनाव में हम राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट करने के बाद जब तक उन रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया, उनकी ताजपोशी हो गई। तो ये तो निश्चित हो गया कि उन्होंने कुछ करिश्मा अंदर ही दिखाया। अब भले अमित शाह ये आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद फैलाया इन्होंने और आंदोलन को वो अलग किया, ये भड़काऊ स्थिति की, कुछ भी कहो, लेकिन आपने जो कुछ किया वो नहीं देख रहे हैं। आप क्या कह रहे थे, क्या कुछ सुन रहे थे, ये सारी अमित शाह को चुनावी मैदान से हटा देना नरेंद्र मोदी का क्या कहता है? अब उनको विश्वास नहीं था कि मेरे अमित शाह अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो उनके बेटे का जो दाग है कहीं बीजेपी को गुड़। मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने देखे पूरे कैंपेन में किसी तरह की कोई रिस्क नहीं उठाई, अपने हाथ में पूरा कैंपेन रखा और कैंपेन के दौरान किसको कहां उपयोग करना है उसको रखा। पर्दे के पीछे पूरी स्ट्रेटेजी जो बनवाई जा रही थी वो अमित शाह की थी, फेस के रूप में नरेंद्र मोदी आगे रहे। खैर चलिए, ये एक बड़ा रोचक और निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव को लेकर के न केवल राजनीतिक दल, समीक्षक एक लंबे समय तक एक बारीकी से इसकी समीक्षा जरूर करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिस जीएसटी का विरोध सूरत में किया जा रहा था, देश की सबसे बड़ी रैली वहां पे की थी, वहां से 16 में से 15 सीट बीजेपी जीत के आती है। और जिस उत्तर गुजरात में बड़ा एक पाटीदारों का दबदबा रहा, वहां पे 7 सीट का अंतर रहता है, कांग्रेस 23 पे और 30 पे बीजेपी चली जाती है। सौराष्ट्र में जरूर बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है, जहां पे 2012 में बड़ी सीटें मिली थी, वहां कांग्रेस ने गेन किया है, बीजेपी को पीछे धकेल करके अपने आप को वहां स्टेब्लिश किया है, वहां 30 सीट कांग्रेस जीती है। यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश गुजरात हिमाचल चुनाव से जुड़े नतीजों को लेकर के हम जो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिलहाल मैं सीधा आपको लेकर चलूंगा दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। एक बार जरा सुनिए मोदी क्या खास कह रहे हैं। और आज वैश्विक स्पर्धा के युग में भारत को अगर आगे जाना है तो भारत ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना ही होगा। जब उत्तर प्रदेश में
महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे, तब बड़े जोर शोर से कहा जा रहा था कि जीएसटी के कारण उत्तर प्रदेश के शहरों में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। गुजरात के चुनाव के पहले भी इसी प्रकार की अफवाहों का जोर था। पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी जीएसटी के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। उन चुनावों में भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला। मैं देश का भला चाहने वाले देश के बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूं कि हम जो यहां बैठ करके देश के सामान्य मानवी का आकलन करते हैं और हम गलत दिशा में चले जाते हैं, उससे इस प्रकार से सोचने वालों का भला नहीं होता है। जिस क्षेत्र और जनता के लिए सोचा जाता है उनका भला नहीं होता है और देश का तो पारावार नुकसान होता है। इन सभी चुनाव नतीजों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि देश रिफॉर्म के लिए तैयार है। परफॉर्म करने वाली हर बात को पॉजिटिव देख रहा है और ट्रांसफॉर्म होने के संबंध में भरपूर विश्वास रखती है। ये चुनाव लगातार दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव सरकार के काम का लेखा जोखा होते हैं। आज देश में खास करके मिडिल क्लास का एस्पिरेशन इतना बड़ा हुआ है, उसकी इतनी अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। जल्दी से जल्दी अपेक्षाएं पूरी हो, ये स्वाभाविक इसके मन में है। पहले की सरकारों के पास इस देश के सामान्य मानवी के मन में आशा अपेक्षाएं नहीं थी। चलो भाई गुजारा कर ले, जैसा है वैसा चला ले, वो भी एक युग था। आज का समय हर पल देश का सामान्य मानवी नई आशाएं, नई अपेक्षाएं, नई आकांक्षाएं, नए सपने लेकर के चल रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार से नतीजे दिखाए वो इस बात को सबूत देते हैं कि अगर आप विकास नहीं करते हैं, अगर आप गलत कामों में उलझे हुए हैं, गलत काम आपकी प्राथमिकता है, तो 5 साल के बाद जनता आपको स्वीकार नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने पॉजिटिव वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है। गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव है। आज के वातावरण में अगर कोई सरकार 5 साल के बाद
दोबारा जीत करके आ जाए तो उसका जीतना ही एक बहुत बड़े विजय के रूप में हिंदुस्तान में एडिटोरियल लिखे जाते हैं। किसी सरकार का दोबारा जीतना ये भारत के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में पिछले 30 साल से लगातार देखा जा रहा है। गुजरात एक अपवाद है। 89 में गुजरात 12 लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और 12 में से 12 जीतता है। नब्बे में असेंबली का चुनाव आता है, बीजेपी 90 सीट पर लड़ रही है और हमारे साथी दल था चिमन भाई पटेल का, वे 90 से ज्यादा सीट पर लड़ते थे, उनको 70 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिली। वे 90 से ज्यादा सीट पर लड़ते थे, उनको 70 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिली। 95 में चुनाव आया, हमने 90 में सरकार बनाई, बाद में कांग्रेस ने तोड़फोड़ करके चिमन भाई के साथ सरकार बना ली। 95 में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, 127 सीट पर 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ जीती। 98 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, हर लोकसभा जीते, हर विधानसभा जीते। भाइयों बहनों, लगातार इतनी जीत और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जीत, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई दिशा दिखाने वाली एक सच्चाई है जो गुजरात की जनता ने मोहर लगा करके उसको अनुमति दे दी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गुजरात के चुनाव का विजय एक डबल खुशी का विजय है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि आमतौर पर लंबे अरसे तक जो व्यक्ति मुखिया रहा हो, उसके वहां से हटने के बाद गिरावट आने की चर्चा होती है, सबको असंभव लगता है, तुलना होती लगती है, कहां मोदी थे, कहां ये है, डिमोरलाइज करने का लगातार प्रयास होता है। लेकिन आज मेरे लिए खुशी है कि 3-3.5 साल पहले गुजरात छोड़ने के बाद गुजरात के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से गुजरात को संभाला है, जिस प्रकार से नेतृत्व दिया है, ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में
कोई कमी नहीं रखी। और इसलिए मैं गुजरात बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हृदय से विशेष बधाई भी देना चाहूंगा। मैं गुजरात की जनता को भी अनुरोध करना चाहता हूं, चारों तरफ से हमले हो रहे थे, अपप्रचार की आंधी चली थी, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई। विकास के संबंध में राजी नाराजी तो हो सकती है, लेकिन कोई विकास की मजाक उड़ाए, ये कभी हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में होता नहीं। मैं जानता हूं, जब से एग्जिट पोल आया तब से कुछ लोग इतने परेशान थे कि ये गुजरात तो बीजेपी फिर से जीत जा रही है, तो उस जीत के आनंद को कम करने के लिए कौन सी चीजें की जाए, उसके लिए पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा बड़ी भरपूर तैयारियां चल रही थी। भाइयों बहनों, हर एक के अपने विचार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पराजय से आनंद होने वाले लोगों की संख्या हो सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र तरीके से अगर एक दल लगातार विजयी हो रहा है, विकास के मुद्दे पर विजयी हो रहा है, तो कभी न कभी इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस ऐसे हमारे सभी मित्र रखेंगे, इतनी आशा करना गलत नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में लगातार चुनाव आते रहते हैं, और हर चुनाव को एक नए रंग रूप से रंगा जाता है। सच्चाई ये है कि 2014 मई में लोकसभा के चुनाव के बाद इस देश में विकास का एक माहौल बना है। विकास की भूख जगी है, सरकारों की प्रायोरिटी विकास बनता चला गया है। भाजपा आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। जिस दिन बीजेपी हार जाए, आप महीने पर जश्न मनाइए, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन देश जब विकास के मंत्र को लेकर के साथ और सहयोग दे रहा है, तो मैं देश के सभी लोगों से यही कहूंगा कि अवसर आया है,
एक ऐसी सरकार है जिसमें निर्णय लेने की ताकत है। एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। एक ऐसी सरकार है जिसकी नीतियां साफ सुथरा है। एक ऐसी सरकार है जो कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के चलती है। एक ऐसी सरकार है जो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ ताकत देने में अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र लेकर के चले हैं। और ये विजय जो है, ये विजय इसी बात को जनता की मोहर लग गई है। मैं आज यहां से विशेष रूप से गुजरात के नागरिकों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं। 30 साल के बाद, 30 साल पहले गुजरात में जातिवाद का जहर इतना जहनों में डाल दिया गया था। उस जहर को निकालते निकालते मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के 30 साल खप गए हैं। 30 साल तब जाकर के गुजरात से वो जातिवाद के जहर से मुक्ति मिली। सबका साथ, सबका विकास, और विकास की दिशा में आज आगे चले। जहां है वहां से आगे चले। कुछ बाकी है तो जल्दी से जल्दी करने का पूरा प्रयास करे। इसी भाव से गुजरात चला। लेकिन सत्ता भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने, मैं आज यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन मैं गुजरात को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में फिर से एक बार जातिवाद के बीज बोने के जो प्रयास हुए हैं, जिसको गुजरात की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। लेकिन गुजरात की जनता को पहले से ज्यादा अधिक जागरूक होना पड़ेगा। गुजरात का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। मैं गुजरात के लोगों से इस विजय के बाद भी आपने हमें इतने आशीर्वाद दिए, उसके बाद भी मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं कि मेरे प्यारे गुजरात के भाइयों बहनों, 6.5 करोड़ गुजराती एक है, नेक है और आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के चलने वाले लोग हैं। जो हुआ उसे छोड़ दो, जिसने किया उसे भूल जाओ, आओ फिर से उस एकता के बंधन में बंध जाए, हर एक को गले लगाए। एक भी भाई हमसे अलग नहीं हो सकता है, एक भी हमारा गुजराती हमसे अलग नहीं हो सकता है। आओ फिर से मिलजुल करके, बीते कुछ महीनों में कुछ लोगों ने अपने खेल खेले, आपने उसे सफल नहीं होने दिया, लेकिन
आगे वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए एकता का मंत्र लेकर के समाज के बीच में एकता, भाईचारा और मजबूत हो, सभी समाज मिलकर के चले, क्योंकि गुजरात अकेला गुजरात नहीं है। गुजरात के विकास का लाभ देश को भी बहुत मिलता है। देश के विकास के लिए भी राज्यों का विकास आवश्यक है और गुजरात जैसे राज्यों की जिम्मेवारी ज्यादा है। देश के विकास में गुजरात पीछे न रहे। जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था उससे भी डबल तेजी से आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, सामाजिक एकता को और मजबूत बनाए और सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़े। मैं फिर एक बार मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये विजय सामान्य नहीं है, यह असामान्य विजय है। हर राजनीतिक तराजू पर यह विजय असामान्य है और इस असामान्य विजय को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मेहनतकश अध्यक्ष, एक रणनीतिकार अध्यक्ष, हर कार्यकर्ता की शक्ति को पहचान करके उस शक्ति को कार्य में जोड़ने वाले अध्यक्ष, उनके इन प्रयासों के कारण भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जी जान से जुड़ते रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारी विजय यात्रा चलती रही है। लगातार 30 साल 89 से लगातार विजयी होना एक राज्य में, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। कोई कितना ही कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी के विजय को जो लोग स्वीकार ही नहीं सकते, उनके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम विजय का विश्वास लेकर के, न्यू इंडिया के सपने को लेकर के 2022 आजादी के 75 साल होंगे। आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी जिंदगी खपानी है। हमें वो सौभाग्य नहीं मिला कि आजादी के जंग में देश के लिए मरने का हमें सौभाग्य नहीं मिला। हम आजादी के बाद पैदा हुए, लेकिन आजादी के लिए मरने का भले सौभाग्य न मिला हो, लेकिन आजाद भारत को भव्य भारत बनाने के लिए जीने का, हमें जी जान से जुटने का, जी जान से जूझने का हमें अवसर मिला है। उस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को लेकर के चले। इसी एक भावना के साथ आप सबको भी बधाई, देश के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई, गुजरात और हिमाचल के नागरिकों को बधाई, उनका अभिनंदन, उनका धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपसे एक नारा बुलवाता हूं। मैं कहूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा। आप कहेंगे विकास ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा,
विकास ही हमारा मंत्र है, विकास के लिए आगे बढ़ना है, देश को विकास की नई ऊंचाइयों। चले, नरेंद्र मोदी जीत के बाद संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को भाजपा मुख्यालय दिल्ली से, और उन्होंने गुजरात हिमाचल की जनता का आभार जताया है, साथ ही कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी का तमाम लोग विरोध कर रहे थे। जीएसटी को लेकर के कहा जा रहा था कि सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये देश तरक्की चाहता है, ऐसे में रिफॉर्म्स लागू होती हैं तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, जो चुनाव परिणाम साफ साफ जाहिर करते हैं। यानी कि मोदी का साफ इशारा है कि आगे जीएसटी जैसे कुछ रिफॉर्म्स और लागू किए जाएंगे, जिन्हें फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो यही कही है कि साजिश रची जा रही थी उनके खिलाफ, और कि एक बार कैसे भी करके गुजरात हमारे हाथ में आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने साजिश करार दिया है। साथ ही कहा है कि गुजरात का विकास होगा तो उसे देश का भला होगा, देश में भी विकास होगा। 2022 का मिशन लेकर के नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, जो न्यू इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कार्यकर्ता इसी तरह से उत्साहित रहेंगे तो न्यू इंडिया का जो हम विजन 2022 का लेकर के चल रहे हैं तभी संपन्न और पूर्ण हो पाएगा। चलिए, बीडी कल्ला साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने पूरा स्पीच नरेंद्र मोदी का सुना है, इस स्पीच को लेकर के क्या कहेंगे? साजिश का सीधा सीधा आरोप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी वो लगा रहे हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस ने कोई साजिश नहीं की, सारी साजिशें बीजेपी ने की। अभी मेरे से पूर्व बीजेपी के मदन जी ने ये बताया कि मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से भारत पाक संबंधों के बारे में बातचीत की थी, उसमें उपस्थित तमाम लोगों ने ये बात कही थी कि वहां गुजरात के चुनाव में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात को भुनाया। इसी प्रकार ये कह रहे थे सरदार सरोवर योजना बनाई कांग्रेस ने, गुजरात का औद्योगिकरण कांग्रेस ने किया, गुजरात का शिक्षा का जो प्रसार प्रचार किया, अहमदाबाद में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड लेवल की है वो कांग्रेस लेकर के आई, और हरित क्रांति, धवल क्रांति, ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस वहां पर लेके आई। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन विकास की बात वहां नहीं हुई, केवल मात्र ध्रुवीकरण किया। अभी ये कह रहे थे कि हमने जातियों को बांटने की, हमने तो जातियों को जोड़ने की कोशिश की, दलित, ओबीसी, सामान्य वर्ग, इन सबको जोड़कर कांग्रेस जो है किसानों को साथ लेकर के चल के आई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम गांव में स्वीप करके गए हैं, गांव में जीते हैं, शहरों में जहां इनका संगठन बहुत मजबूत है वहां इन्होंने बढ़त ली है। कुल मिलाकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मदन जी ने जो बातें कही कि हमने वहां विकास किया, विकास कुछ नहीं किया। विकास वहां चंद उद्योगपतियों का हुआ है, वहां पर भारी भ्रष्टाचार गुजरात के मुख्यमंत्री जो रहे हैं उन्होंने किया है, उनके साथियों ने किया है। ये जीएसटी की और जो बातें अभी आपने कही उसमें भी वहां लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन वहां के व्यापारी आतंकित थे, भयाक्रांत थे कि कहीं हमने बीजेपी का विरोध किया तो हमारे यहाँ छापे पड़ जाएंगे, हमारे यहाँ कार्रवाई हो जाएगी, हमारे को इस तरीके से। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, बहुत अच्छे से राजनीति के मैं कहूं कि हम में सब में जो बैठे हुए हैं काफी दिग्गज हैं, यहां देखिए चुनाव परिणाम एक मैसेज देता है। चुनाव परिणाम क्यों नरेंद्र मोदी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह की रिफॉर्म्स का विरोध किया जा रहा है वो हर मतदाता एप्रिशिएट कर रहा है, और खासकर गुजरात में सूरत में जो विरोध था, 16 में से 15 सीट जीती हैं, उनका इशारा सीधा सीधा वहीं पे था कि जिस सूरत में कहा जा रहा था कि वहां का व्यापारी नाराज है बीजेपी से, वही सूरत 16 में से 15 सीट दे रहा है। यानी कि वो सीधा ठप्पा लगा रहे हैं कि इस तरह के रिफॉर्म्स को लोग लाइक कर रहे हैं, और यही कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र में चुनाव परिणाम बताता है कि विकास कोई पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट का जिक्र कर रहे हो या फिर उत्तराखंड की जीत की बात कर रहे हो या वर्तमान रिजल्ट की बात कर रहे हो, उनका साफ संकेत है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो विकास का एजेंडा है और पब्लिक उसे अप्रिशिएट कर रही है। जी देखिए, विकास के बारे में तो उन्होंने कोई चर्चा की नहीं। मैंने आपको जैसे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भाषा, जाति, गुजरात की अस्मिता और धार्मिक मसलों को उठा करके वहां पे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का जब गुजरात में राज था तो वहां पर मात्र केवल 37,000 करोड़ का ऋण था, लेकिन आज वो ऋण बढ़कर 2,25,000 करोड़ का हो गया। यानी आज प्रत्येक गुजराती के ऊपर 37,000 रुपए का कर्जा है। ये इन्होंने 22 साल के शासन में दिया है। गुजरात के लोग जीएसटी से बहुत परेशान थे, लेकिन आज व्यापारी वहां बहुमत में नहीं है, दूसरे लोग भी हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग नारे, अलग अलग सगुफे छोड़कर, अलग अलग मुद्दों से अलग हटकर उन्होंने मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा। यदि जीएसटी का मुद्दा लेकर के ये चुनाव लड़ते और फिर ये कहते कि नहीं जीएसटी के ऊपर इसकी छाप लग गई तो मैं मान सकता था, लेकिन इन्होंने जीएसटी के नाम पर वहां पर जीएसटी की बात ही नहीं की, विकास की बात नहीं की। विकास तो वहां पगला गया था। और कांग्रेस ने निश्चित रूप से पिछले लोकसभा चुनाव 2014 के मुकाबले में, पिछले विधानसभा 2012 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया है, सीटें भी बढ़ाई है। और जो बीजेपी के लोग कहते थे 150 सीटें हम लाएंगे, उसकी हालत यह है कि वो आज 99 में आकर टिक गए। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एक प्रधानमंत्री अपने स्टेट में जाकर कहे गुजरात की अस्मिता का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, और बिलो स्टैंडर्ड चुनाव का जो इन्होंने किया उसके आधार पर ये चुनाव जीता गया है, ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीता गया है। कांग्रेस ने वहां पर निश्चित रूप से जो वायदे किए थे, अपना घोषणा पत्र दिया था, इन्होंने तो अपना घोषणा पत्र भी पहले दौर से पहले एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया था। हम लोग वहां पे एक नव सर्जन चाहते थे। राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस आवे छे, नव सर्जन लावे छे। गुजरात का निश्चित रूप से शैक्षणिक, आऊंगा आपके पास में कल्ला साहब। मैं एक बार वापस श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, कुछ रिफॉर्म्स का जिक्र किया है नरेंद्र मोदी ने, जीएसटी का विरोध उन्होंने खारिज किया है कि चुनाव परिणाम जताते हैं कि प्रतिपक्ष किसी भी तरह के आरोप लगाए, लेकिन पब्लिक नाराज नहीं है उनके इन कदमों से। तो रिफॉर्म्स को लेकर के माना जा सकता है, क्योंकि एनपीए को घटाना एक बड़ी चुनौती होगी अभी। और जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम अभी बढ़ते जा रहे हैं, और अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि दो ही चांस हैं कि अगर या तो आप एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ करिए, एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ करते हैं तो सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा, सरकार वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऐसे में महंगाई के लिए भी बीजेपी का अगला कदम ये हो सकता है कि विकास के लिए कुछ चीजें, तो अगर आपको खांसी खत्म करनी है तो कड़ी दवा पीनी पड़ेगी। देखिए कि जिस प्रकार की चर्चा चल रही है कि ये फाइनेंस के लिए कोई नया बिल लाने वाले हैं, उस बिल के बाद क्या स्थिति बनेगी, तो जीएसटी से भी भयंकर स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए वो निर्णय पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, उसके बाद समझ में आएगा तो इनकी पार्टी अलाउ करेगी तो आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज संकेत दिए कि वो कुछ न कुछ करने वाले हैं जी। वो प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल वो सारी बातों को लेकर के। तो लेकिन अब आने वाला समय, क्योंकि संकट वाला पैसा नहीं है, पैसे की स्थिति खराब होगी। आप उद्योगपतियों को कर्जा समाप्त करने के लिए यदि आम व्यक्ति को उसमें धकेलना चाहते हैं तो उसका परिणाम तो रात में भी समझ में नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2012 में 117 जीती थी, लोकसभा चुनाव में तो 162 जीत गए थे, अभी 99 पे आके टिक गए। तो ऐसी स्थिति में भी अगर प्रधानमंत्री जी को फिर भी कोई रिफॉर्म याद आ रहे हैं तो आए, कोई बात नहीं। तो जनता जवाब देना जानती है जनता, क्योंकि अभी 4 राज्यों के चुनाव, कर्नाटक, मेघालय और चुनाव के आगाज प्रधानमंत्री जी ने कर भी दिया है। और उसके बाद राज्य के चुनाव, हमारे 4 राज्यों के, 3 राज्यों के फिर चुनाव होंगे, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो चुनाव पे चुनाव आएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि रिफॉर्म तो करेंगे, लेकिन आम जनता को पीसने का प्रयास नहीं होगा। वो जानते हैं कि आम जनता किस प्रकार का परिणाम दे सकती है। क्योंकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आज मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि गुजरात का रेवेन्यू 70,000 करोड़ है, हमने वादे किए 1,20,000 करोड़ के। किसने? तो कांग्रेस ने नहीं, आप कांग्रेस आज इनकी बात मैंने नवसर्जन लाती। नहीं, मदन जी सही करें। उन्होंने कहा था कि जो विकास के लिए जो पैसा हमारा रेवेन्यू शेयर है उसको लेकर, लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा दावा कर रही थी, वो अमित शाह ने कांग्रेस पे उसको दिया था, बिल्कुल। लेकिन वो शब्द पूरे नहीं हो पाए थे, हमें भी डाउट हो रहा था कि किसको इंगित कर रहे, लेकिन वो कांग्रेस के लिए कहा गया था। कांग्रेस के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में जारी किया, बताइए कि जैसे कुछ हिम्मत की, आपने भी हिम्मत करके कई चीजें की। हमारे राजस्थान की स्थिति भी देख लीजिए कि वो वादे कर रहे हैं, वो पूरे इसलिए नहीं हो कि हमारी फाइनेंस की स्थिति कमजोर है। 10,000 करोड़ कम। छोटा सा सवाल और करूंगा। अभी मदन जी इस बात को लेकर के कह रहे थे कि भाई जो चीज संभव नहीं है हमने उसका जिक्र नहीं किया। तो 2 बातें यहाँ पे है कि हार्दिक पटेल ने जैसे चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कहा है कि पास, यानी कि पाटीदार अमानत आंदोलन समिति है, उसका आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि गुजरात सरकार तो पाटीदारों को आरक्षण देने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ही खारिज कर दिया कि आरक्षण संभव ही नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिया था। और जो कांग्रेस दावा कर रही थी या वादा कर रही थी
उसको भी उन्होंने कहा है कि जो संभव ही नहीं है सैद्धांतिक रूप से, वो कैसे हामी भरी जा रही है। यहां इसका असर कुछ राजस्थान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां भी गुर्जर आरक्षण की राह पे है, आंदोलन की राह पे है, और 50% से ऊपर जाकर के आरक्षण देने की पहल की जा रही है राजस्थान में। तो ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, उसको फॉलो राजस्थान में किया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब स्पष्ट रूप से, जब कांग्रेस ने तो कहा कि हम आरक्षण देने की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने कहा हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम देंगे हमारे उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर रोक लगा देगा। ओबीसी कमीशन का उन्होंने गठन भी कर दिया। उन्होंने देखिए उस चीज को कह करके आंकड़ों को अपने तरफ पक्ष में करने की कोशिश की। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात अब देश में उठेगी, इसलिए ओबीसी कमीशन का गठन करने का पीछे उद्देश्य भी प्रधानमंत्री जी का यही है कि देश में आने वाले समय में ओबीसी वाली तो बात नहीं रहेगी, लेकिन ये निश्चित कहा जा सकता है आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात पूरे देश में लागू कर सकती है बीजेपी इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए। अब राजस्थान में बार बार वसुंधरा जी को पता है 3 बार बिल आ गया, कांग्रेस भी लाई, खुद भी लाए, फिर भी क्योंकि उपचुनाव है और वहां पर अजमेर में सीधे तौर पर गुर्जरों का वर्चस्व है, इसलिए गुर्जरों को नाराज नहीं कर सकते। तो वो हो सकता है कि अभी उपचुनाव तक कहे कि हम दे देंगे, इस चुनाव भर्तियां भी रोकी गई है, सारी बात भी की गई। तो कोशिश ये करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, स्पष्टवादिता करनी चाहिए। जब वो गुर्जर कहते हैं ना हमको जब बिल लाए हमको पूछा ही नहीं, तो अब जब जिसके लिए आप कर रहे हो वो ही आपसे नाराज हो रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं हम चुनाव किसी तरह उपचुनाव जीत जाए, माहौल हमारे पक्ष में चले। लेकिन ये तय माना जाना चाहिए कि अभी विकास के मायने बदलेंगे और नरेंद्र मोदी सीधा सीधा इशारा दे चुके हैं कि कुछ रिफॉर्म्स को लागू करने वाले हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जीएसटी का जो उन्होंने कहा कि जीएसटी का, नोटबंदी का जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, नोटबंदी को जमकर के बुनाया गया उत्तर प्रदेश चुनाव में, लेकिन जीएसटी का बहुत ज्यादा जिक्र नरेंद्र मोदी चुनाव के दरमियान नहीं किया उन्होंने, जब कैंपेन चीफ कैंपेनर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब लेकिन अब कहा है कि जीएसटी का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, वो विरोध नहीं हो पाए। मदन जी, कल्ला साहब जानना चाहेंगे एक बार कि जब मोदी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि साजिश से तो ये लोग रचते हैं, हमने कोई साजिश नहीं रची। साजिश कही गई कि बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस इतनी लालायित थी कि हमें एक बार मौका किसी भी तरह से मिल जाए गुजरात के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने वो सब हथकंडे अपनाए कि ये इनके प्रकार हमको सत्ता हासिल हो जाए। इसमें उन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र भी किए, कईयों के साथ गठजोड़ भी किया, कईयों के साथ बातचीत भी की, और ऐसे ऐसे जो मैंने कहा ना पहले भी अभी बताया आपके सामने कि विरोधी मानसिकता के लोगों को साथ में ले लिया, कैसे भी करके बाद में लड़ते रहेंगे, बाद में अच्छा उन बच्चों ने कहा भी हम अपने अपने बाद में तो लड़ते रहेंगे हम। एक तो कह रहा है आरक्षण चाहिए, दूसरा कह रहा है हम इसमें से नहीं लेने देंगे, लेकिन फिर भी साथ इसलिए आगे चूंकि बीजेपी को हराना है। एक तो ये बात है, उन बच्चों के सहारे इन लोगों ने अपनी वैतरणी पार करने की कोशिश की। दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी ये कल्ला साहब, आदरणीय कल्ला जी, ये जो बता रहे थे कि कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए, किसने किया साहब? ये शब्द प्रयोग आपके वरिष्ठ नेता ने किए, जिसको आपने शर्त पर बिठाया था, जिसके भरोसे आप आज तक अपनी राजनीति चलाते रहे, उसने ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया। फिर कहते हो कि आपने इसका उपयोग क्यों किया? अरे उपयोग कमाल है, आप एक नेता के लिए ऐसे बोल रहे हैं और हम ये नहीं बताएं कि हम पर क्या क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किस किस प्रकार की शब्दावली काम में ले रहे हैं, हमको बताना तो पड़ेगा जनता को। फिर एक बात और मैं बताऊं, देखिए विकास के पर वोट मांगे या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, नरेंद्र भाई पागल हो गया वहां पर। नहीं, वो तो आपका, ये आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश की। कल्ला साहब आपके खिलाफ, प्लीज कल्ला साहब आप बोल देना, जब आपका नंबर आएगा तब आप बोल देना। आप बताइए मंत्री क्यों हार गए? कृषि मंत्री जी हार गए। अरे साहब, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, मैं आपसे एक बात बताऊं, विकास का तो मैं एक बात बताऊं, देखिए मंत्री क्यों हार गए? हमारा मुख्यमंत्री जीता, हमारा उप मुख्यमंत्री जीता, कई मंत्री भी जीते हैं। कुछ मंत्री समीकरणों में फंस गए, कुछ मंत्री इनकी चालों में, इनके जो षड्यंत्रों में उलझ गए। तो होता है ये चुनाव में, राजनीति में। कल्ला साहब क्यों हार गए? आगे तो सावधानी रखेंगे, आप लोग आगे सावधानी रखेंगे। चुनाव तो इस देश में हर बार होता है। एक मिनट, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। ऐसा कई बार हुआ है और होता है। इंदिरा जी भी हारी, क्यों ऐसी बातें करते हो? आपके संजय गांधी भी हारे थे, ये सब होता है, इसमें कोई वो बात नहीं। इसलिए ये बात कह देना, मैं सोचता हूं कि इसमें कोई वो कारण नहीं है। समीकरण क्या होता है, जातिवाद, गणित क्या बैठता है, कई बार मतलब मोर एंगुलर कंटेस्ट में आदमी फंस जाता है, इसलिए भी हार जाता है। इसलिए हार जीत के तो समीकरण बदलते रहते हैं, वो कोई कारण नहीं है। मैं एक बात बताऊं, हमने विकास की बात कही थी, हमने ये भी कहा था कि हमने किस प्रकार से, देखिए आपने देखा होगा कल्ला जी, आप तो वहां गए हैं, सुजलाम सुफलाम योजना जो सफल हुई, किसानों को खेतों में पानी मिला,
मैं आपसे बताऊं, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आय क्या 3 फसल ले रहा है किसान। आप गुजरात के किसान से पूछिए, एक साल में जिस कच्छ के रण के अंदर, जिसकी बात अपन राजकोट की कर रहे हैं, वहां पर मिट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी, वहां पीने को पानी नहीं था, ट्रेनों से पानी पहुंचता था, वहां पर नहरें चली है और किसान को खुली छूट मिली है कि नहर में से अपना पानी ले जाओ, कोई आपसे वसूली नहीं होगी। इस प्रकार की बात जब कही गई है तो बनासकांठा में क्या हुआ भी तो बता दो। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको भाई साहब, मुझे यूं भ्रमित करने की कोशिश मत करो। मैं एक बात आपसे बिल्कुल बोलिए। मैं आपसे एक बात बताऊं, विकास हुआ है। आज आप मोरबी में देख लीजिए, वहां पर एक एक व्यक्ति के पास में 200 करोड़ की वो फैक्ट्रियां हैं टाइल्स की। हाँ, तो उद्योगपतियों का तो विकास हुआ है। नहीं, और किसान का विनाश हुआ है। किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया। वो पाटीदार लोगों का है, वो उद्योग जो है ना टाइल्स के, वो पाटीदारों के ही है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि विकास हुआ है, और इसमें विकास जब होता है तो कोई बंधन है क्या कि कल्ला साहब का विकास नहीं हो सकता, कि शर्मा जी का नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। जो करना चाहे, जो उद्योग लगाना चाहे, जो पनपना चाहे, मेहनत करेगा तो करेगा, सफल होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विकास हमारे यहाँ मतलब गुजरात में पर्याप्त विकास हुआ, और विकास के नाम पर हमने वोट मांगे। नरेंद्र मोदी की आपने सभाएं नहीं सुनी, आप तो केवल राहुल जी की सभाएं सुनते थे। अरे नरेंद्र मोदी के भाषण में सबसे पहले सरदार सरोवर होता था, सबसे पहले सुजलाम होता था। तो कांग्रेस ने था, नहीं बनाया, तो केवल ऊंचाई बढ़ाने के लिए देखिए प्रयास किए। मैं थोड़ा शुद्ध करना चाहूंगा, बनाया, लेकिन सरदार सरोवर को डेवलप किया, नहरों का जाल बिछाया, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ। सरदार मैं आपके राजस्थान के अंदर, आप राजस्थान में मंत्री थे, आप राजस्थान में मंत्री थे, क्यों नहीं नर्मदा नहर लेके आए? हम लेके आए, साचोर के अंदर हम लेके आए साहब, यूं मत करिए, वो हमने पहुंचाया। अरे गुजरात तो पूरा पानी नहीं दे रहा राजस्थान को, क्या बात करते हो आप? हमने किया, हम कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, आपने जवाई पुनर्भरण योजना को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? लेकिन हमने बढ़ाया। आप मंत्री थे तब आपने कुछ भी नहीं किया। खैर इस विषय पे अपन नहीं राजस्थान की बात नहीं करते, अपन गुजरात की बात करते हैं। आपका आरोप गलत हो सकता है, आप डिनाई करेंगे निश्चित रूप से। आप कब स्वीकार करने लगे? आप तो स्वीकार करेंगे भी नहीं। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए गुजरात में आज जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बढ़ा, जिस प्रकार से ग्रामों में गौरव पथ बने, जिस प्रकार से गांव में पाइपलाइंस बिछी, जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हुआ। आप 1200 रुपए देते थे, अरे हमने 12,000 रुपया देकर के शौचालय का निर्माण किया, स्वच्छता का एक वातावरण तैयार किया गुजरात में, वो हमने वहां पर देखा। इसीलिए, और फिर चौथी बात मैं आपसे बताऊं, अरे साहब 6ठी बार सरकार आई है, 6ठी बार कोई कम बात नहीं होती है कल्ला साहब। कर्जा कितना बढ़ा दिया आपने? कर्जा की बात करते हो आप? मैं आपसे बताऊं, उसमें 125 मतलब 1000 करोड़ तो केवल सरदार सरोवर डैम को 65 फीट ऊंचा उठाने की है। इसलिए आप क्या ये कर्जे की बात करते हो? अरे जब विकास होगा तो कर्जा तो होगा। 37,000 करोड़ के कर्जे से आप ले गए 2,25,000 करोड़ का कर्जा। 1,000 करोड़ की ये बात बता रहा हूं आपको कि केवल सरदार सरोवर डैम को जो 65 मीटर, अरे 65 मीटर कम होता है क्या? 139 मीटर का होगा सरदार सरोवर। आप देखिए, निश्चित रूप से पूरे गुजरात के हर इंच जमीन पानी पिएगी उससे। आज हर गुजरात का आदमी कर्जदार है। आप लखतर जाइए, मैं आपसे बताऊं, लखतर में जाइए, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लिफ्टिंग कैनाल वो लखतर में बनी है, जो सुरेंद्रनगर जिले के अंदर है। अरे अब आप एक बार जाके तो देखो साहब, कितना विकास हुआ है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खुला है गजनेर लिफ्ट है, मैं मना नहीं कर रहा। सावा चूरू लिफ्ट, ये लिफ्टें उनसे ज्यादा ऊंची है। मेरा पहुंचा है। नहीं कल्ला साहब शुद्ध करो, इसमें ऊंची, इससे ऊंची नहीं है, वर्ल्ड की ये मानी जा रही है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल है। कैनाल नहीं, लिफ्टिंग 3 इंची बल्क मैं जो बता रहा हूँ प्रोजेक्ट है ना, उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। आप एक बार जाके देखें, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप वहां जाकर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ये नहरी मंत्री रहे हैं, लेकिन उस वर्ल्ड की सबसे मैन मेड परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो आपने नहीं, और जो कांग्रेस की देन है। 139 मीटर ऊंचा डैम आपने सपने में भी नहीं सोचा। आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, ये नहर की आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चैनल की बात कर रहे हैं, 139 मीटर ऊंचा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चले मैं आगे बढ़ूं, सरदार सरोवर से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, सरदार सरोवर से थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि राष्ट्रवाद की डेफिनेशन थोड़ी सी बीजेपी ने अपने अंदाज से की है कि राष्ट्रवाद का क्या माना जाए, जो बीजेपी समर्थक। मैं एक बात बताऊं साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व होना चाहिए, यह है राष्ट्रवाद, जिसके प्रत्येक काम में राष्ट्रीयता पहले हो। देखिए कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं,
वहां यदि आपके पत्थर फेंकने वालों के समर्थन में कोई नेता बयान दे दे, ये राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता। कभी किसी ने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगते हैं और जो कहते हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, जो इस प्रकार के नारे। अरे आप आतंकवादियों को गद्दार छोड़ गए हैं। एक मिनट, कल्ला साहब, आपका विदेश मंत्री छोड़ गए हैं, आप क्या बात करते हो? प्लीज आप एक बात सुनिए। हमने कभी भी पत्थर फेंकने वालों का समर्थन नहीं किया। समर्थन करने जो चला जाए वो राष्ट्रवादी कतई नहीं हो सकता। हमने नहीं किया ना साहब, क्या बात करते हो? कैसे नहीं? कन्हैया का समर्थन आपने किया। आप ऐसी बात, आपने मीन्स आपकी पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया। नहीं किया, राहुल गांधी ने कोई समर्थन नहीं किया। ऐसा मत करिए, नहीं किया राहुल गांधी। गलत बयानी मत करिए साहब, आप गलत बयानी कर रहे हैं। पूरा देश जानता है इस बात। अरे राहुल गांधी जानता है। चले वीडियो ने जेल में रहकर देश को आजाद कराया। आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक जीत के लिए जैसे मैंने कहा कि साम दाम दंड भेद, पोलराइज अभी भी पार्टियों के जहन में है कि पोलराइज करके बड़ा फायदा मिल सकता है, तो इससे एक आम मतदाता को कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आम मतदाता सावधान था जब भी तो नोटा का प्रयोग कर लिया उसने। तो उसने दोनों पार्टी को अंगूठा दिखाया कि नहीं, हमारे लायक नहीं हो। 5,11,000 नोटा पड़ना दोनों पार्टियों के लिए बहुत चिंता का विषय। ये गंभीरता से नहीं लेंगी पार्टियां तो आने वाले समय में फिर नोटा ही जीतेगा, ये तो हारेंगे दोनों। 5,11,000 ये कम नहीं है। ये गुजरात में है जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, वहां पर ये स्थिति बनी। अब देखिए, आज इनके राजनीतिक एक चीज नहीं कह रहे थे कि इनके चुनाव प्रचार को हमको भी अपनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस हमसे आगे रही। तो आप प्रधानमंत्री होके भी पीछे कैसे हुए, मेरे समझ में नहीं आया। अब आप कह रहे हो कि विज्ञापन अच्छे किए, जातिवाद फैलाया, इन्होंने हमारे को हराने का प्रयास किया। अब साजिश रचने की बात जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री के पास सारे साधन हैं, गुप्तचर है, सब कुछ है, फिर साजिश रची जा रही है, उनको पता ही नहीं। आप पाक की बात तो कर रहे थे वहां पर, आपने वीजा दिया उनको आने का, उसके बाद पाक की बात करते करते आप कराची से सी प्लेन लेके आए ना, चुनाव के बीच में लाए। आप नहीं करो कहां से लाए। अब उसके अंदर कई चीजें ऐसी होती है कि आपको किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद की स्थिति को भी उजागर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव मैं एक छोटा सा सवाल मदन जी से करूंगा। मदन जी, ये जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही थी, अमित शाह ने कहा भी कि ये बताया जाना चाहिए कि क्यों, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक अच्छी लीडरशिप है उनकी, क्या वास्तव उनके खिलाफ कोई साजिश रचता है? और सार्वजनिक रूप से इस तरह से अगर कोई साजिश रचे, हिंदुस्तान के नेता बैठ करके केवल एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बनवाना कहीं पे, ये साजिश हो सकती है? अगर साजिश है तो सरकार से बड़ा क्या है? अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई साजिश रचता है तो उसे बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, और साजिश तो साजिश होती है निश्चित रूप से। अब आप देखिए क्या होता है, निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि उस दरमियान, चुनाव के दरमियान यदि कोई ऐसी गिरफ्तारी होती, चुनाव के दरमियान ऐसा कोई एक्ट कर दिया गया होता तो इनको फायदा मिलता। इसलिए हमने थोड़ा धैर्य रखा। में जितने भी लोग थे उन्होंने खंडन किया। कल्ला साहब, कोई साजिश नहीं हुई, थोड़ा धैर्य रखो। भारत पाक संबंध सामान्य हो, इसके बारे में केवल लेकिन सी प्लेन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं श्याम जी। नहीं, श्याम जी की बात अलग है। देखिए, श्याम जी विश्लेषक है। श्याम जी ये बात नहीं, मैं एक बात बताऊं, जिस पाकिस्तान को कहकर के आप करो, नहीं, वो कराची कोई सरकार का नहीं, कोई पाकिस्तान सरकार का नहीं था। आप ऐसी बात लाए कहां से बता? पाकिस्तान सरकार का नहीं था, और इस पे ये मैं इसकी तय में भी इसलिए मैं कि प्राइवेट था, वो पाकिस्तान सरकार का नहीं था, वो पाकिस्तान के सरकार का नहीं बता रहे, सरकार का नहीं बता रहे। मैं एक बात बताऊं, से कराची से लेके आए हो। मैं एक बात बताऊं कि मैंने जो आरोप लगाए या नरेंद्र भाई ने जो बात वहां पर कही थी, वो पाकिस्तान के अधिकृत लोग थे जिनके साथ में अय्यर और मनमोहन सिंह जी के साथ मीटिंग हुई। तो वो अधिकृत लोग थे। कर दिया। मैं एक बात बताऊं आपको, क्यों व्यक्तिगत उस पर चुनाव की कोई बात नहीं हुई, वो कब कहेंगे? वहां चुनाव की कोई बात नहीं हुई, तो सबका खंडन आ चुका है। तो सर, चुनाव के दरमियान क्या जरूरी था? अरे दुश्मन लोगों से मिलना क्या जरूरी था? अरे और एक बात बताऊं मैं, कल्ला साहब एक मिनट आप जवाब दीजिए। बिना कोई प्रोग्राम के पाकिस्तान जा सकता है? आपने देखिए, सवाल यूं ही चलते रहेंगे। नहीं, सवाल तो चले। मैं एक बात आपसे पूछूं, आपने ये विजुअल देखा होगा टीवी पर, जिसमें ये एक व्यक्ति कह रहा है, अय्यर खुद, कि बोले यदि देश का, हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नहीं सुधर सकते। ये कैसे कहा भाई? किस आधार पे कहा? मुझे इसका जवाब दो ना आप।
जब कैसे कह सकता है कोई? अब आप कह दोगे हमने उसको पार्टी से निकाल दिया, अरे निकाल क्या दिया, वो तो आपका सिरमौर है, आपकी बगल में रख करके चलते हो, उसके भरोसे आपकी राजनीति नहीं, कोई राजनीति उसके भरोसे वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं अल्लाह साहब। और कुल मिलाकर के देखिए आपका वो खास नरेंद्र मोदी जी हाथ था, बिना किसी इत्तला के बिना किसी कार्यक्रम के पाकिस्तान जा सकते हैं, तब तो ठीक है। वो कोई चुनाव का काल नहीं था, पाक सामान्य साहब, वो चुनाव का समय नहीं था। चुनाव का समय न हो समझ सुधारने का प्रयास था, उल्लंघन तो हो रहा था मदन जी। हम जो प्रयास करें वो तो प्रयास नहीं है, आपका प्रयास है। आप चुनाव के दरमियान मत करिए। देखिए आप उसमें करनी पड़ी ना, समन्वय स्थापित करने का प्रयास था, सकारात्मक प्रयास था, एक भावनात्मक प्रयास था। वो एक उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने का एक, ताकि एक कूटनीति, ये कूटनीति है, ये एक कूटनीति आपकी तो कूटनीति। और लेकिन आप नहीं कर सकते, आप सत्ता में नहीं हो, सामान्य बात करने की बात करें तो आप सत्ता में नहीं हो, आप नहीं कर सकते। आप यदि करते हो तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जो है गैर जरूरी आप गलत कर रहे हैं। गैर कानूनी डिनर गैर कानूनी नहीं हो सकता। डिनर पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिनर किया है, भारत पाक संबंधों के बारे में बातचीत की है। ये आप तो केवल तिल का ताड़ बनाना जानते हो, और जो बाली जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दाविहीन मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हो। अरे 10 साल तक जो आदमी प्रधानमंत्री रहा, वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे जांच में देख लेना, आपका तो पूर्व विदेश मंत्री आतंकवादियों को लेकर प्लेन में बिठा करके और कंधार छोड़ गए। आपकी क्या क्या बातों को बताऊं मैं, क्या क्या बताइए। और साथ साथ फंड भी दिया उनको। आप कोई बात हो तो जरूर बताइए, लेकिन राष्ट्र और आज उसी पीडीपी के साथ आपकी सरकार बनाई है। ये पूरी दुनिया जानती है। कौन सी बातों को हिंदुस्तान जानता है। आपने पहले गाय के नाम पर राजनीति की, अरे फिर धारा 370 के नाम पर राजनीति की, राम मंदिर के बारे में राजनीति की। आपको एक भी वादे को आपने पूरा नहीं किया। पर कौन राजनीति कर रहा है, किसके नाम पर किस प्रकार का तुष्टीकरण अपना रहे हो, ये सब दुनिया जानती है, हिंदुस्तान पूरा जानता है। इसीलिए आप ठुकराए जा रहे हो, सारे प्रांतों से साफ हो गए और साफ हो जाओगे। अरे हम तो देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चिंता मत करो, बीजेपी की साफ होने की तैयारी है, आप चिंता मत करो। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, कोई चिंता की बात नहीं। देखो, आपको सपने देखने का शौक है तो सपने साकार होंगे, कोई चिंता की बात नहीं। राज जा रहा है एक एक करके आपके हाथ से। क्या बात आ भी रहा है, पंजाब में हम आए हैं। क्या आ रहा है, कौन आ रहा है? पंजाब में जीते हैं। पंजाब तो देखिए, बिल्ली के भाग का छीका टूट गया, मिल गया आपको। इससे कोई ज्यादा खुश फहमी। अभी गुजरात जाते जाते बचा है। समय कम है। मैं एक आखिरी सवाल श्याम जी आपसे करना चाहूंगा। तो ये तो माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव भी जब भी कभी हमारे यहाँ पे होंगे, व्यक्तिगत छीटा कसी और एजेंडे अपने अंदाज से पार्टियां परोसेंगी कि हमें हमारे मुताबिक ये ठीक है, हमें इसको उठाना चाहिए, विकास कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। देखिए, हम तो कह रहे हैं हमको तो हाल ही में अब उपचुनाव लड़ने हैं, 2 लोकसभा का, एक मॉडलगढ़ विधानसभा का, बहुत दूर चुनाव नहीं है। अभी यह शक्ति परीक्षण होगा। बीजेपी और कांग्रेस में जिस प्रकार की धारणाएं चल रही है, अब अशोक गहलोत आकर के रणनीति संभालेंगे नहीं संभालेंगे, ये तो राहुल गांधी निर्णय करेंगे। लेकिन ये बात तो निश्चित हो गई कि वो जिस प्रकार की रणनीति राजस्थान के लोगों ने गुजरात में बनाई, प्रधानमंत्री जी चुनाव तो लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री लोग यहाँ करके गए थे, कांग्रेस वाले। लेकिन देखिए, वो भी एक प्रधानमंत्री की रणनीति का हिस्सा था। मैं तो जैसे पहले भी कह रहा था कि पूरे चुनाव कैंपेन में नरेंद्र मोदी किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं उठा रहे थे, और ये बात तो आपकी बिल्कुल सहमत हूं मैं कि पूरे चुनाव कैंपेन में राजस्थान का पूरा अटैचमेंट रहा है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं पार्टियों के दिग्गज, ये भी पूरा चुनाव कैंपेन में वहां पे मौजूद रहे। राजस्थान के काफी संख्या में काफी कार्यकर्ता वहां पे दोनों ही पार्टियों के गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रणनीति का हिस्सा बने थे वो अशोक गहलोत, भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, वो भी काफी कारगर कहे जा सकते हैं। अशोक गहलोत जैसे कह रहे हैं कि हम नतीजों से निराश नहीं है, लेकिन हमने काफी कुछ गेन किया है। और जब लग रहा था कि प्रधानमंत्री गुजरात के ही रहने वाले हैं, इससे इमोशनल वो इस प्रचार को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने काफी कांग्रेस का सहयोग किया है। और सही वक्त पे राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका एक कह सकते हैं कि गुजरात की जनता ने वेलकम किया है। नरेंद्र मोदी उधर संतोष जता रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर रिजल्ट हो नहीं सकता। खैर चलिए, ये तो हमारी ब्यूटी है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, और होना भी यही चाहिए कि नैतिकता के आधार पर हार स्वीकार करनी चाहिए, और जीत चाहे कितनी सीट की हो उसे सिरोधार्य मान के स्वीकार करना चाहिए, और विकास के रास्ते उस प्रदेश के लिए, उस मुल्क के लिए खोलने चाहिए। यही चुनाव परिणामों को
मुझे लगता है कि इंगित करना चाहिए और किसी भी तरह के कोई मनमुटाव है वो खारिज करने चाहिए। खैर देखिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के स्पीच में जरूर तय कर दिया है कि कुछ रिफॉर्म्स का सामना और करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी को वो सूरत के व्यापारियों को इंगित करके कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि व्यापारी नाराज हैं। तो ऐसे में ये देश तैयार है। चलिए अब इंतजार होगा कि मित्रों कब सुनने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारी विशेष पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।